Once more, welcome to second part of this video, and here we are going to discuss about atomic number of elements. As I have already told you कि जैसा कि हमारे स्कूल में हमारे टीचर हमें रोल नंबर दिया करते हैं कि दिस इज रोल नंबर 1 2 3 4, इन सेम वे बच्चों पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अब ये पीरियोडिक टेबल की जो अरेंजमेंट है ये हम 10th में भी थोड़ा पढ़ेंगे और 11th में भी, बट फिलहाल अभी हमारे काम का है कि व्हाट दीज आर एटॉमिक नंबर, यानी किस सीरियल से इन्हें रखा गया है। और ये मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है कि अगर एटॉमिक नंबर 1 पे हाइड्रोजन है तो हमेशा हाइड्रोजन ही रहेगा, अगर 2 पे हीलियम है तो दैट्स इट्स प्लेस, उसे कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ से मैंने सबका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, उसका नाम, उसका सिंबल और एटॉमिक मास। अभी एटॉमिक मास क्या है? अब एटम है अगर, दैट मीन्स वो कुछ चीज़ों से मिलके बना है तो उसका कुछ मास भी होगा। मैंने क्लियरली आपसे कहा था कि एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो अगर एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर मैंने बोला था, न्यूक्लियस के अंदर होता है, दैट मीन्स क्या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, फर्स्ट वन इज प्रोटॉन एंड सेकेंड वन इज न्यूट्रॉन। यानी हम कह सकते हैं कि एक एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस की वजह से आता है, और न्यूक्लियस का मास कहाँ से आता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से आता है। अब हमें ये देखना है किसी भी एटम में या किसी भी एलिमेंट के एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, ये है एटॉमिक नंबर। इस एटॉमिक नंबर को मैं एक बार रीड करके आपको बताता हूँ, दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये 10 तक। आगे पढ़ते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, अब मास कैसे आया मैं अगले वीडियो में या फिर इसी वीडियो में ये चीज डिस्कस करूंगा। अब अगर हमें ये कैलकुलेट करना है किसी भी एटम में कितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होता है, तो उसके लिए हमें कोई भी ट्रिक या किसी चीज की जरूरत नहीं है, सीधा हमें याद क्या रखना है, वो चीज हमें जो याद रखनी है वो है कि जितना किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उस एलिमेंट के अंदर या उतना ही उस एलिमेंट के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है। एग्जाम्पल के लिए हम उठाते हैं कार्बन। हमें पता है बच्चों कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, दैट मीन्स एक कार्बन एटम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और क्या होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे और क्या होंगे? न्यूट्रॉन तो उसके बराबर नहीं होगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? क्या हम यहां से कह सकते हैं कि एक एटम का, या फिर हम यहां से एक चीज लिख सकते हैं कि ध्यान से देखिएगा, कैन बी राइट दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल्स टू number of electron present in it and that is also equals to number of proton present in that element। यानी बच्चों अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 7 है, दैट मीन्स सॉरी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 7 है, इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के एक एटम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन और 7 ही प्रोटॉन होता है। सेम हुए ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। तो यहाँ से आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सीधा 1 से 20 तक आपको याद रखना है। अगर 1 से 20 तक याद है तो आपको ये भी याद होगा कि किसका नंबर क्या है, क्योंकि सीरियल वाइज आपको ये चीज रटनी होगी। अगर आपको नंबर पता है तो जितना उसका एटॉमिक नंबर उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। आगे बढ़ते हैं, ये चीज मैंने आपको दिखाया, किसका मास क्या है। अब मास याद रखने का तरीका क्या है? तो जनरली हो सकता है आप इवन या ऑड समझते होंगे, राइट। अब जिनका इवन नंबर है, जिनका एटॉमिक नंबर इवन नंबर है, उनका मास जस्ट उनका डबल होता है, और ऑड वालों में थोड़ा सा चेंज आता है। हम देखते हैं हीलियम का इवन नंबर 2, देखिए 4 पे आते हैं। कार्बन पे जो हमारे काम के हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ 4 इसका बेरिलियम का, बट यहाँ 9 है। हमारे काम के जो है वो है कार्बन, ठीक है, इवन नंबर 6, मास 12। नाइट्रोजन का ऑड नंबर 7 है बट मास 14। काम का क्या है इसमें में से? 9th और 10th में हमारे लिए काम के जो एलिमेंट है वो केवल और केवल हाइड्रोजन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन नहीं यहाँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, नथिंग एल्स। इनका एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर याद रखना है। मास याद रखने के लिए जस्ट डबल या डबल से थोड़ा सा ज्यादा। अब जो काम के हैं उनके तो जस्ट डबल ही है। जैसे देखिए 6 का 12, 7 का 14, 8 का 16, राइट। यहाँ देखते हैं कार्बन का 1 का 1 ही है। सोडियम का देखिए 11 से 22 होना चाहिए था, बट 1.5 और ऐड होके 23.5 बना है। यहाँ मैग्नीशियम की बात करें तो देखिए 12 का जस्ट डबल 24। एल्युमिनियम का देखिए तो 13 का जस्ट डबल प्लस 1 27 आया है। फास्फोरस का देखें तो यहाँ पर 31 आना चाहिए था 30, बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 15 और मास नंबर एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल होता है। आगे देखें तो क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40 है। ये चीज आपको याद रखनी है। कुछ एलिमेंट्स और इम्पोर्टेंट होते हैं, इसीलिए सब कहते हैं आपको कि 30 तक याद करो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि उनमें में से 26 एटॉमिक नंबर पे आने वाला एक आयरन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एक कॉपर। इन दोनों चीजों को याद करिए बस, और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आगे अगर हम देखें तो अब हम थोड़ी चीजें और सीखेंगे। वो है कि किसी भी एटम के अंदर मैंने कहा था कि न्यूक्लियस तो एक होगा जो होगा सेंटर पे, है ना, बट उसमें ऑर्बिट होते हैं। किस हिसाब से होते हैं? जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या जिसे आप शेल कहते हैं वो बढ़ता रहता है। तो अब हम ये जानेंगे किसी भी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है या कैसे हो सकता है। देखते हैं। मान लो मैंने कोई एक रैंडम एटम उठाया है जो है कार्बन। अब ध्यान से पढ़िएगा, फिर हम आपको आगे तक बताते हैं। मैंने कार्बन उठाया, ठीक है। अब अगर मैंने कार्बन उठाया तो मुझे क्या पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6, ठीक है। मास की काम है नहीं, जो होता है 12। अब अगर हम कार्बन का एक एटम बना के देखना चाहें तो ध्यान से देखना बच्चों, ये तो हो गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो मैंने क्या बताया था आपको कि एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसी के बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर एटॉमिक नंबर 6 है यानी प्रोटॉन का नंबर भी 6 है और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 6 है, यानी इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है, 6 प्रोटॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन से अभी लेना देना नहीं है तो उन्हें हम नहीं डिस्कस कर रहे। 6 प्रोटॉन ओवरऑल, अरे मैंने 6 लिख दिया था ना, यहाँ पर ओवरऑल 6 प्रोटॉन टोटल प्रेजेंट है इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज, अब इलेक्ट्रॉन भी 6 है, बट मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं बाहर ऑर्बिट पे रहते हैं। हम कुछ ऑर्बिट पहले बना लेते हैं। मैंने 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, ठीक है। 3 ऑर्बिट मैंने बनाया। अब मुझे पता है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। अब बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ मैं बता रहा हूँ जो पहली ऑर्बिट होती है इसे कहते हैं के ऑर्बिट या के शेल। शेल कहिए, ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है। बीच में जो प्रेजेंट है सेंटर में उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और जो किनारे किनारे सर्कुलर ऑर्बिट्स प्रेजेंट हैं इन्हें हम या तो कहते हैं शेल या तो इन्हें कहते हैं प्यार से ऑर्बिट, ठीक है। पहले शेल को के शेल, दूसरे शेल को एल, तीसरे को एम, और जैसे जैसे बढ़ता है इसका नाम NOPQRS यानी 7 सेल तक जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 ग्रुप है और 7 पीरियड है, और इस 7 पीरियड की वजह से एक एक शेल, जैसे जैसे हम एक एक पीरियड नीचे आते हैं एक एक शेल बढ़ता जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा था इस कार्बन के एटम के अंदर होगा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने कहा इन शेल्स के कुछ नाम भी होंगे KLM। अब यहाँ पर के शेल कहता है कि हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं रखेंगे। एल कहता है चलो भाई हम 8 रख लेंगे, और एम भी कहता है हम 8 रखेंगे, एन भी 8 रखेगा। लेकिन हम एम तक देखते हैं, एन तक, क्योंकि मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही कहाँ तक होगा, एटॉमिक नंबर 20 तक, और मुझे आपको बताना भी वहीं तक है। तो अभी याद रखो कि के अंदर 2, बाकी सब 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करना हुआ तो के शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2। अब के बोलेगा बस मेरी कैपेसिटी कंप्लीट। आते हैं एल शेल में, हम डालेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, 2 ऑलरेडी डाल दे रखा है, तो बचा कितना, 4।
तो 4 ही भर दिया जाएगा किसमें, एल शेल में। बोलो जितना बचा वही तो रहेगा ना, भले ही 8 चाहता हो। अगर आपकी फेवरेट मिठाई लड्डू है, आपको 5 खानी है, बचा 3 है, तो आप 5 कहाँ से खाओगे, 3 ही में काम चलाओगे। सेम इनके साथ हुआ, ठीक है। तो अब मैं बताऊं, अब आप खुद ही सोचो कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इस वाले शेल तक यानी एल शेल तक आया है, एम में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ इस एटम में एम का कोई काम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इनका नंबर बढ़ता या घटता रहता है। तो अगर कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 शेल एल शेल तक जाता है, तो इसका तीसरे शेल का कोई काम ही नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पर 2 शेल हैं, ठीक है। एक चीज और देखेंगे कि ऐसा शेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, यानी देखिए इसके बाद वाली जो शेल मैंने बनाई थी, क्या उसमें कोई इलेक्ट्रॉन था? नहीं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया किसमें? लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर यहाँ पर 3 शेल था, तीसरे शेल में क्या मैंने कोई इलेक्ट्रॉन फिल किया था? नहीं ना। इसका मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, तो उस शेल का भी कोई काम नहीं था। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन बचा था बच्चों, किस में आया? एल शेल में आया ना। तो जिस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। यानी ऐसा शेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता है वो होता है वैलेंस शेल, राइट। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सीधा सा लास्ट शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन, कितने हैं यहाँ? 4 हैं। तो हम कहेंगे कि कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 4। क्यों 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, के 2 ले लेगा, बाकी एल के लिए छोड़ देगा, तो एल में तो 4 ही बचाना, तो वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, आई होप। चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं, वहां से और क्लियर हो जाएगा अगर आपको ना आया होगा तो। अब हम लेते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ाते जाते हैं लेवल। हम उठाते हैं सोडियम को। हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11। तो इससे क्या पता चला? इससे ये भी तो पता चला कि सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होगा, 11 प्रोटॉन होगा। अरे भाई यही तो मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये पता चला। चलो अब हम सोडियम का एटम बनाते हैं। हमें पता है कि न्यूक्लियस में केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है, और न्यूट्रॉन भी आप लिख दीजिए कितना, उससे अभी हमें मतलब नहीं, हमें देखना क्या है, प्रोटॉन। तो हमें पता है इसमें कितना प्रोटॉन होगा, 11 प्रोटॉन होंगे, मैंने लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? पहले कुछ ऑर्बिट एक्स्ट्रा बना लेते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा उन्हें इरेज कर देंगे, काम खत्म। ये ऑर्बिट बनी हमारे पास, ये है के सबसे बाहर वाला, ये है एल। बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसे गिनने लगते हैं ना। दिस इज फॉर न्यूक्लियस, राइट। तो दिस इज के एल एंड दिस वन इज एम। के में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। टोटल है कितना? 11। तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन के कहेगा लो इधर दो, मुझे ले लेगा। बचा कितना? 9 बच गया। 9 2 11, 2 यहाँ या 9 बचा। अब एल तो कहेगा मुझे 8 ही चाहिए, अगर है तो भाई 8 2 ही से, ना होता तो रख लेता जितना बचता, बट अभी तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब एम के लिए कितना बचा? 8 ये भी डिमांड कर रहा था, बट बचा कितना? 1, तो 1 रख दो एम में। अब यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में गया? एम शेल में। यानी यहाँ पर एम शेल क्या है बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉट वैलेंस शेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? वैलेंस शेल में गया। कौन सा वैलेंस शेल है? एम। क्यों? क्योंकि एम में ही तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, तो दैट इज वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आया? यानी लास्ट शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आया? 1। दैट मीन्स कि सोडियम के अंदर, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, बार बार इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे। तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम के अंदर? 1 होता है भाई। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। अब बच्चों मुझे लगता है ये आपने अच्छे से सीख लिया है। अब अगर हम इसे, ये मैं तोड़ के स्ट्रेट लाइन बनाना चाहूँ, कैसे? यहाँ से आप देखो, इसे इरेज करके हम आपके लिए दोबारा से लिखना शुरू करते हैं। हमने कुछ का रैंडमली नाम उठाया आप सबके लिए। मैंने लिया सोडियम, लिया क्लोरीन, लिया पोटेशियम, लिया कैल्शियम, लिया ऑक्सीजन, लिया और नाइट्रोजन लिया। अब बच्चों ध्यान से देखना, सबके अंदर के तो सबके अंदर होगा, क्योंकि सबका शेल स्टार्ट होता है के से, फिर होगा एल, फिर होगा एम,
और n तक जाएगा, जिसके अंदर आएगा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब हमें पता है अगर वो सोडियम का एटम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा, यानी 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। और प्रोटॉन तो सेंटर में ही रहेगा, चाहे 20 हो 100 हो जितना भी हो, वो तो न्यूक्लियस में ही रहना है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 यानी 17 इलेक्ट्रॉन, इसका 19 यानी 19, कैल्शियम का 20 यानी 20, ऑक्सीजन का 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम का नाइट्रोजन का 7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरेंगे? के को कितना चाहिए? 2, 11 में से 2 के ले लिया, एल बचा, एल को कितना चाहिए भाई? अभी है तो 8, 2, एम में कितना बच गया? 1। क्लोरीन के पास कितना है? 17। अब अगर 17 है क्लोरीन के पास तो क्या हम यहाँ 2 देंगे तो कितना बचेगा? 15। तो 8 ये लेगा, इसके लिए कितना बच गया? 7 बच गया। 2 8 7, 2 8 2 10, 7 17 हो गया। यहाँ क्या होगा? 2 8 8 1। क्यों? क्योंकि इस बार हमारे पास 19 था और यहाँ तक मिलके केवल 18 ही हुआ। अब भाई जब है तो इसे 8 देना पड़ेगा ना, जो बचेगा n में डाल देना, n में 1 आया। यहाँ पर करो 2 8 8 2, यहाँ करो टोटल 8 है तो 2 ये ले लेगा, कितना बचा इसके लिए? 6। यहाँ करो टोटल 7 है, 2 ये लिया, कितना बचा? 5। यानी ये तो हमेशा भरेगा, क्योंकि शुरुआत स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? छोटे बच्चों से घर में स्टार्ट होता है कोई चीज़ ना, छोटे बच्चे पहले से ही अपना ले रहे हैं। बचा किसके लिए? जो बचा। अब सोडियम के लिए वैलेंस शेल कौन सा है? M है। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन M में आया, तो वैलेंस शेल सोडियम के लिए M है। और किसके किसके लिए M है? तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन के लिए वैलेंस शेल M है। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन M में आ गया। ठीक है। N किसके किसके लिए है? पोटेशियम और कैल्शियम के लिए वैलेंस शेल क्या है? N। बच्चों फिर से सुनना, बैलेंस शेल वो शेल होता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता है। इन सब के लिए वैलेंस शेल कौन है? तो इनके लिए है L और L भी है। ठीक है। अब हम ये देखेंगे सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल कौन सा है? M। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन है। कितना लास्ट इलेक्ट्रॉन था? 1, यानी सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है। क्लोरीन का 7, इसका 1, कैल्शियम का 2, ऑक्सीजन का 6 एंड नाइट्रोजन का 5। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करना सीख गए क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहीं से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम सीखेंगे कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना हमें आ गया तो वैलेंसी भी तो आनी चाहिए। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। बट अभी आप उस पे ना जाए, वो मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता दूंगा। अभी आप याद रखें, वैलेंसी जो होता है वो होता है किसी भी एलिमेंट का अगर उनके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल बोले तो आउटर मोस्ट शेल यानी सबसे बाहर वाला शेल, अगर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, अगर 1 2 3 या 4, अगर इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं तो क्या है? वही उसकी वैलेंसी हो गई। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला कि सोडियम की वैलेंसी तो 1 होगी। बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है। पोटेशियम और कैल्शियम में भी 1 और 2 आ रहे हैं, यानी इसकी यही वैलेंसी। तो अब इनके लिए क्या होगा? जिनमें 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। कितना ये सब डिमांड कर रहे थे? 8 का। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5 6 और 7 इन नंबर, अगर 8 हो जाता है तो जितना मांग रहा था मिल गया, वैलेंसी होगी ही नहीं फिर। तो 5 6 और 7 इन नंबर, वैलेंसी क्या होती है? यानी ये जितना डिमांड कर रहे थे हमने नहीं दिया या वो हो गया। अभी हम आपको और डिटेल में बताते हैं। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ मैं क्या लिख रहा था? इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन 5 6 और 7 नंबर, अगर ये 5 होते हैं किसी भी वैलेंस शेल के अंदर, 6 होते हैं या 7, तो सीधा सा इनको माइनस कर दो किससे? 8 से। सब्ट्रैक्ट देम फ्रॉम 8, सब्ट्रैक्ट देम फ्रॉम 8। यानी इससे मैं क्या सीखा? इससे ये आपको पता चला इसके अंदर तो 7 है, तो क्या हम इसे 8 - 7 कर देंगे तो इसकी वैलेंसी आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। वो कितना है? 1 है। किसका है? क्लोरीन का। इसकी वैलेंसी फिर कितनी हुई उस हिसाब से? 8 - 6 कितना आया? 2। यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। इसमें कितना है? 5। मैंने लिखा अगर 5 6 या 7 हो तभी, 1 2 3 4 हो तब तो वही उसकी वैलेंसी ऑलरेडी है। अगर 5 6 या 7 आ रहा है तो क्या करेंगे? पहले उसे 8 से माइनस करें, वैलेंसी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ों की वैलेंसी निकाली है, वो है सोडियम की 1। क्यों? क्योंकि उतना था, मुझे माइनस भी नहीं करना पड़ा। कैल्शियम का कितना आया? 2 आया।
नाइट्रोजन का कितना आ गया 3, ऑक्सीजन का कितना आया 2 आया, और किसका 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 ऐसे ही आप देख सकते हैं पोटेशियम का कितना आया 1। तो यहाँ मैंने क्या कैलकुलेट करना सिखाया आपको, वैलेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है। होता क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। अब ये क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी वहां पर रिएक्शन शो कर रहा है, या हम कह सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन के साथ वो कंबाइन कर रहा है, वही होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, राइट। तो यहाँ से हमने ये आपको बताया कि वैलेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब आज का आपका होमवर्क होगा कि आप कैलकुलेट करेंगे, मैंने कुछ ही एलिमेंट्स का बताया 1 से लेकर 20 तक के सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी आप कैलकुलेट करेंगे। I hope you like this video. If you like, then please share, subscribe, and do not forget to watch whole video because this is very helpful for your second term exam. Thank you.